हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल उम्मीद पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, उम्मीद चैनल के माध्यम से हम आपको आपके कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे। उसी क्रम में हम पहले मैथ की वीडियो आपके लिए लेके आ चुके हैं और जीके की वीडियो भी लेके आ चुके हैं। मैथ आप जैसा कि जानते हैं कि पूरी कंप्लीट मैथ आपको चौहान सर द्वारा करवाई जाएगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो। इंडिया में हर प्रकार के एग्ज़ाम में जिसमें मैथ का सिलेबस सेट है, उसमें वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और उसी प्रकार जीके जो सगु सर आपको करवाएंगे, पूरा कंप्लीट जीके करवाएंगे। वो हर एक स्टेट की कुछ खास बातें, कुछ खास ऐसे जो पहलू जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें छांट करके आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि क्यों ना पॉलिटिकल करवाई जाए। जिस प्रकार आप जानते हैं कि पॉलिटिकल एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। हर कोई पॉलिटिकल पढ़ना चाहता है, पर बहुत से कारण होते हैं जिस वजह से वो उसे नहीं पढ़ पाता। तो आज दोस्तों हम पॉलिटिकल को बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिटिकल आप जानते हैं कि जिसने अगर संविधान समझ लिया, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूँगा, जिसने अगर संविधान समझ लिया तो समझो उसने पूरी पॉलिटिकल ही समझ ली। तो हम संविधान ही आपको पूरा कंठस्थ करवाएंगे। तो संविधान करवाने से पहले मैं आपको ये सीधा संविधान ही नहीं बता दूंगा कि कौन सा अनुच्छेद है, क्या अनुसूची है, उस करवाने का कोई फायदा नहीं। तो मैं आपको शुरू से करवाऊंगा कि संविधान बना ही कैसे बना या क्यों बना, किसे संविधान कहते हैं, वो सब चीज़ें आपको मैं करवाऊंगा। तो दोस्तों, हम संविधान का विकास आरंभ करेंगे। तो फर्स्ट अध्याय या फर्स्ट हेडिंग हमारी ये हो जाएगी संविधान का विकास। यहाँ हम लिख सकते हैं संवैधानिक विकास। जी हाँ, संवैधानिक विकास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो संविधान क्या होता है? जो उसमें कुछ कानून या नियम होते हैं जिन्हें संविधान कहा जाता है। तो भारत का संविधान कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बात मैं आपको बताऊं कि इस बात को जानने के लिए हमें बहुत पहले की बात को याद करना पड़ेगा या उसके बारे में जानना पड़ेगा। ये बात करेंगे हम 1600 ईस्वी की। 1600 ईस्वी की बात करना चाहेंगे। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था कि महारानी एलिजाबेथ, जी हाँ, महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर, ये और लिखने साथ में डेट, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से संवैधानिक विकास का प्रथम चरण आरंभ माना जाता है। अगर वैसे भी हम बात करें तो संवैधानिक विकास को, जो संवैधानिक विकास है, संवैधानिक विकास है, उसको हम दो क्रम में विभाजित कर सकते हैं। एक तो क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो कानून नियम वगैरह आए थे उनकी बात की जाएगी। और दूसरी बात की जाएगी ब्रिटिश सरकार के अंदर। ब्रिटिश सरकार, जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो भारत का संपूर्ण प्रशासन था वो ब्रिटिश सरकार ने सीधा अपने हाथों में ले लिया था। तो ये ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल की बात की जाएगी। भारत का जो संवैधानिक विकास है वो दो पड़ाव में या दो प्रकार से हम अलग अलग तरीकों से उसका विकास देखते हैं। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में हम बात करेंगे 1773 का, आप जानते हो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, वहां से इसमें अपने प्रारंभ कर सकते हैं अच्छे से। और ये आप जानते हो कि 1853 का एक्ट आया था, 1853 का चार्टर एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आया था, और 1853 का चार्टर एक्ट आया था, जिसे राजलेख बोलते हैं।
चार्टर एक्ट या चार्टर इसको बोला जाता है 1853 का। और उसके बाद 1857 की क्रांति हुई थी और शासन सीधा सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर अपने विकास देखते हैं तो 1800 दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था 1858 में, जिसके द्वारा 1858 में एक्ट आया था, जिसके द्वारा जो कंपनी का शासन समाप्त करके सीधा शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। 1857 का एक्ट, इससे लेकर के 1947 जी हाँ आज़ादी तक पढ़ेंगे। 1947 में जो माउंटबेटन योजना आई थी वहां तक पढ़ेंगे, माउंटबेटन योजना तक पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जिसे आप जानते हैं ये एक्ट आया था 1858 में। तो ये अब तक हमने बात की कि संवैधानिक विकास को 2 चरण में बांट सकते हैं हम, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और एक ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटरी एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक जो जितने भी चार्टर या एक्ट आए थे उनकी बात करेंगे, और ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो 1858 से लेकर के माउंटबेटन योजना तक जितने भी एक्ट या नियम कानून जो भी आए थे उन सबसे संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ इस पर चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को, जी हाँ 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उन्हें जैसा कि आप जानते हैं 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। लिख देता हूं मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के बाद उसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति दी। जी हाँ जरूर याद करें, सिर्फ व्यापार की अनुमति दी थी, राज्य शासन करने की अनुमति नहीं दी, सिर्फ व्यापार करने की अनुमति दी थी पूर्वी देशों में। अब आप सोच रहे होंगे कि पूर्वी देशों में क्या मतलब है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहीं पर समझाना चाहूंगा। जैसे अगर ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम दिशा है। तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड के मैप में अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो वो कहाँ आता है, वो लगभग यहाँ आता है, वो यहाँ आता है पश्चिम की ओर। तो हम पूर्वी देश, हमारा भारत यहाँ आता है, तो हम क्या मानेंगे कि पूर्वी देश इसको क्यों बोला गया, क्योंकि इधर पूर्व के देशों में भेजा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए। अकेला भारत ही नहीं, उस टाइम के जो संपूर्ण बड़ा एक विशाल भारत था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये सारे उसमें शामिल थे, उस क्षेत्र पर शासन करने की अनुमति दी थी। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए अनुमति दी थी। तो इस कंपनी को बनाया व्यापार करने के लिए, कंपनी को बनाया तो फिर इसमें कुछ पूंजी भी होगी, मतलब इसमें कुछ निवेश भी किया होगा। तो इसका निवेश आप जरूर देखें, इसका जो निवेश था उसमें वो था 30,133 पाउंड, 30,133 पाउंड इसका निवेश था। और इसमें भागीदार कितने थे, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें कितने भागीदार थे? तो इसमें भागीदार थे 217 लोग इसमें भागीदार थे, मतलब 217 लोगों ने इसमें भागीदारी की थी और कुल 30,133 पाउंड की इसमें हिस्सेदारी दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात और बता दूं, इसमें जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको अब स्थापित कर दिया, तो इसको चलाने के लिए एक परिषद बनाएगी, वो भी यहीं पे बता देता हूं मैं। एक परिषद बनाएगी, जरूर देखें इसको भी, इससे भी क्वेश्चन आता है। परिषद बनाएगी, इसमें क्या था, इसमें थे एक तो था गवर्नर, एक गवर्नर था और एक था इसमें उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य, ठीक है। एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था और 24 अन्य सदस्य थे। इसे कहा गया गवर्नर और उसकी परिषद। क्या कहा गया? गवर्नर और उसकी परिषद, ये इसको कहा गया।
तो इसे गवर्नर और उसकी परिषद कहा गया। इसका एक और नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और सॉरी दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टरों का एक मंडल था, ये निदेशकों का मंडल भी इसे कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि जो भारत का संवैधानिक विकास था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो ये पूरी पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसे हम साफ कर देते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो अधिनियम एक्ट जो आए थे उन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि आगे अब कौन सा अधिनियम आया था, कौन सा एक्ट आया था, क्या उसको बोला गया, उस एक्ट में क्या था, ये सब चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आया था 1726 का राजलेख। कब आया था ये? 1726 का राजलेख आया था। इसको 1726 का चार्टर भी बोला जाता है या 1726 का राजलेख भी बोला जाता है। इसके द्वारा क्या किया गया था? इसमें एक ही काम किया गया था कि जो कोलकाता है, कोलकाता बंगाल जिसे आप जानते हैं, मुंबई और मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय में, और इनके जो राज्यपाल थे या उनकी परिषद थी उसे विधि बनाने का अधिकार दिया गया। इनके जो राज्यपाल थे, राज्यपाल को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। देखो दोस्तों, 1726 के राजलेख में एक ही काम हुआ था। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनके राज्यपाल और उनकी जो परिषद थी उसे क्या अधिकार दिया गया? विधि बनाने का अधिकार। जरूर इसको याद करें, विधि बनाने का मतलब कानून बनाने का। आप अपनी प्रेसिडेंसी के लिए कोई भी कानून बनाने का उन्हें अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही काम किया गया था, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की प्रेसिडेंसी थी जो उनके राज्यपाल को विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा एक्ट आया था? अब एक इम्पोर्टेंट एक्ट आया था, जरूर उसको याद करें आप। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला एक्ट। कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेट का मतलब क्या होता है आप जानते हो? रेगुलेट का मतलब होता है अच्छे तरीके से रेगुलेट या संचालन करना। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें क्या हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, ध्यान रखना इसमें। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही इंटरेस्टेड है इसमें। देखो, ये आया था गुप्त समिति की सिफारिश पर। गुप्त समिति, ये भी गुप्त था इसलिए गुप्त समिति की सिफारिश पर आया, सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर आया। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे उस टाइम लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ उस समय प्रधानमंत्री थे। तो लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त कमेटी बनाई थी, सीक्रेट कमेटी बनाई थी। उसने सिफारिश की कि एक एक्ट पारित किया जाए और उस एक्ट का नाम क्या रखा? रेगुलेटिंग एक्ट रखा। और रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य काम क्या था कि जो भारत में जिस प्रकार से कंपनी अपना शासन या प्रशासन जिस प्रकार से चला रही है कंपनी, उसके कामों को रेगुलेट करना या अच्छे तरीके से संचालन करना इसका काम था। ठीक है, इस एक्ट का अच्छे से काम यही था कि जो भी संचालन या जो भी कार्य हो रहा है उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो ये पता लगा आपको, गुप्त समिति की सिफारिश पर ये लाया गया। और इसका एक और काम था कि जो कंपनी का जो शासन है, कंपनी का शासन है उसे 2 जगह नियंत्रित करना। एक तो इंग्लैंड में और एक दूसरा भारत में। इस एक्ट का मुख्य काम क्या था कि जो कंपनी का शासन है उसे 2 जगह पर नियंत्रित करना, एक तो इंग्लैंड में और एक दूसरा भारत में। ठीक है,
इंग्लैंड और भारत दोनों जगह से कंपनी का शासन नियंत्रित किया जा सकता था। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कंपनी का शासन रेगुलेट करने के लिए तो ये लाया गया था, उससे पहले भी कंपनी का जो शासन था उसको अच्छे से संचालन करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए इसमें दो अलग अलग कमेटी बनाई गई थी। एक तो था दल थे, दो संस्थाएं थी, एक था स्वतंत्रधारी मंडल और दूसरा था निदेशक मंडल। एक था स्वतंत्रधारी मंडल और दूसरा था निदेशक मंडल। स्वतंत्रधारी मंडल का काम क्या था? इसका काम था कि निदेशक मंडल के सदस्यों को चुनना। ये निदेशक मंडल के सदस्यों को चुनता था, ठीक है, कि निदेशक मंडल में कौन कौन से सदस्य होंगे। और निदेशक मंडल में आप जानते हो कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। निदेशक मंडल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे। और जो निदेशक मंडल था ये क्या था? ये कंपनी की कार्यपालिका थी। जिस प्रकार भारत में कार्यपालिका है उसी प्रकार उस समय जो कंपनी थी उसकी कार्यपालिका क्या थी? निदेशक मंडल उसकी कार्यपालिका थी। जो काम आज भारत में कार्यपालिका करती है वही काम उस समय ये निदेशक मंडल किया करता था कंपनी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक और इसमें एक्ट में क्या हुआ था, एक और बात बताऊं। इसमें हुआ था एक तो देखो, इसमें जो सदस्य संख्या थी टोटल जो 24 सदस्य थे उनका 1/4, जी हाँ 24 सदस्यों का 1/4 प्रतिवर्ष क्या होता था? अवकाश ग्रहण करता था। मतलब कि 24 का 1/4 कितना हो गया? 6 सदस्य, यानी कि 6 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे, मतलब रिटायर हो जाएंगे 24 के 6 सदस्य, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल था, इसका जो टर्म था, कार्यकाल था, उसको बढ़ा करके कार्यकाल था वो 1 वर्ष था, पहले 1 वर्ष था, उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो निदेशक मंडल था, उसका जो कार्यकाल था उसे 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। और उसके जो सदस्य थे 24 सदस्य थे, उसका 1/4 प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करता था, मतलब कि 6 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते थे, ये उसमें था। और इसमें क्या हुआ? जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्हें क्या किया गया? उन्हें मद्रास, मुंबई और बंगाल लिखूं मैं यहाँ पर। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें एक मद्रास, दूसरा मुंबई और तीसरा स्वयं बंगाल, इनका क्या कर दिया गया? उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब मद्रास, मुंबई और बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसे? वॉरेन हेस्टिंग को। देखो मैं दोबारा बताऊं, इसमें क्या हुआ कि मद्रास, मुंबई और बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, इन तीनों का एक गवर्नर जनरल बना दिया गया। और किसे बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग को। कौन से एक्ट के तहत बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग को, ठीक है। और इनके साथ 4 सदस्य भी थे इनके। जब इनको बनाया गया तो इन्हें एक कार्यकारिणी देगी, एक परिषद देगी कार्य करने के लिए। और इनके 4 सदस्य थे, उनके नाम मैं बताऊं आपको, यहाँ बता देता हूं उनके नाम। एक था फिलिप फ्रांसिस, दूसरा था जॉनसन और तीसरा था दोस्तों मॉनसन। सॉरी दोस्तों, ये जॉनसन नहीं, ये था मॉनसन, ये गलत लिखा गया थोड़ा वक्त से। क्लेवरिंग और चौथा था बॉरवेल। ये इसकी कार्यकारिणी में 4 सदस्य थे। वॉरेन हेस्टिंग की कार्यकारिणी में 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, मॉनसन, क्लेवरिंग और बॉरवेल। देखो इसमें क्या होता था, इनकी कार्यकारिणी में जो निर्णय होता था किसी भी नियम को बनाने के लिए, वो बहुमत के आधार पर होता था। और अगर बहुमत
साबित नहीं होता था तो वॉरेन हेस्टिंग को मतलब गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार भी इसमें रखा गया था। और आगे चलते हैं, इसमें क्या हुआ, इस एक्ट के तहत क्या हुआ यहाँ बताऊंगा आगे मैं। 1774 में, जी हाँ 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसे हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। और इनके जो प्रमुख न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे जो, वो कौन थे, सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय सर एलिजा इम्पे। और उसकी स्थापना कब हुई थी, 1774 में। और कहाँ हुई थी, ये हुई थी कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी 1774 में। और इनके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। और साथ में इनके 4 अन्य सदस्य भी थे, इनके नाम देखते हैं हम। पहले तो 3 अन्य सदस्य थे, चैम्बर्स थे, तो चैम्बर्स थे, एक लिमेस्टर थे, और तीसरे थे हाइट। ये इनके साथ में न्यायाधीश थे। एक थे सर एलिजा इम्पे तो मुख्य न्यायाधीश थे, और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट इनके साथ अन्य न्यायाधीश उस समय थे। तो दोस्तों इसमें मैं आपको थोड़ा सा और इसमें बता दूं एक बार स्टार्टिंग से कि रेगुलेटरी एक्ट 1773 में आया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। गुप्त समिति की सिफारिश पर ये एक्ट पारित हुआ। और इस एक्ट का मुख्य काम था कि जो प्रशासन है कंपनी का, उसको 2 जगह नियंत्रित करना, एक इंग्लैंड में और एक भारत में। इंग्लैंड में पहले नियंत्रित होता था ये सत्ताधारी मंडल और निदेशक मंडल से। सत्ताधारी मंडल का काम था निदेशक मंडल के सदस्यों को चुनना, और निदेशक मंडल में 24 सदस्य थे, और जो उस समय कंपनी की कार्यपालिका कहलाती थी। और उसके बाद हम इस पर बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ कि जो टोटल सदस्य थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, उन्हें प्रतिवर्ष 1/4 उनका रिटायर मतलब अवकाश ग्रहण करता था। टोटल 24 सदस्य थे तो 6 सदस्य अवकाश ग्रहण करते थे। और कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया था निदेशक मंडल का। और मद्रास, मुंबई और बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, उनका एक संयुक्त गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वॉरेन हेस्टिंग को। और वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल नियुक्त करने के साथ उन्हें कार्यकारिणी दी गई। उस कार्यकारिणी में 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, मॉनसन, क्लेवरिंग और बॉरवेल। ये बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे, और जब असमंजस की स्थिति होती थी तो गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। और उसके बाद हम चलते हैं आगे। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, और इसके चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे, और 3 इनके साथ न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। एक बात और इस अधिनियम में इंपॉर्टेंट थी, क्या थी, देखो इसमें एक बात और थी कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी जो कर्मचारी थे, उन्हें लाइसेंस के बिना व्यापार करने पर रोक लगा दी, रोक थी। मतलब कि अगर कर्मचारी का कंपनी का कोई कर्मचारी व्यापार करना चाहेगा तो उसे लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, अन्यथा उस पर रोक लगा दी जाती थी और उसे वापस ब्रिटेन भेज दिया जाता था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये लगभग आपको समझ में आ गया होगा रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें एक छोटी सी बात रहेगी कि जो सर्वोच्च न्यायालय था, इसके विरुद्ध अपील कहाँ होती थी, प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल में इसके विरुद्ध अपील की जाती थी। प्रीवी काउंसिल में इसके विरुद्ध अपील की जाती थी सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध। दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का मुझे लगता है कि आप अच्छे से
समझ रहे होंगे कि किस प्रकार भारत का सैद्धांतिक विकास आगे बढ़ा। और रेगुलेटिंग एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा भी जाता है, बार बार क्वेश्चन भी आते हैं कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, या फिर किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, या फिर व्यापार पर प्रतिबंध, कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें कौन से एक्ट के तहत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया बिना लाइसेंस के, या फिर जो चीफ जस्टिस पूछ लिए जाते हैं कई बार कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे 1774 में जब सर्वोच्च न्यायालय बना। तो दोस्तों आगे हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब कि किस लिए आया था? ये आया था जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो पर्याप्त दोष थे उन्हें दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, ताकि रेगुलेटिंग एक्ट के जो व्यवहारिक जो दोष हैं उन्हें दूर किया जा सके। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो दोस्तों जिस प्रकार आप जानते हैं कि आपके हर एक लाइक शेयर से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।